हाय बच्चों, जेई एडवांस 2025 ये वाला पेपर तो हो गया। जेई के सारे पेपर्स खत्म हो चुके हैं। अब आई एम श्योर आप सबके मन में कंफ्यूजन होंगे बहुत सारे। ये पेपर इस बार किस तरह का आया, पिछले साल से कंपेयर करें तो ये पेपर कैसा था, हमारी रैंक्स कैसी आएंगी, इन रैंक्स के बेसिस पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या आईआईटीज में अच्छी ब्रांच मिल पाएगी, क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए। आई थिंक ये सारी चीजें आप सबके दिमाग में चल रही होंगी। सो व्हाट बेटर देन डिस्कसिंग इट विद द एक्सपर्ट्स। तो मेरे साथ हैं अंकित सर, विनय सर, अब्दुल सर, पाहुल सर। ये सब टॉप एक्सपर्ट्स हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ जेई प्रिपरेशन में। इन लोगों ने अनगिनत बच्चों को जेई में, मतलब जेई एडवांस में टॉप रैंक्स दिलवा के आईआईटीज तक पहुंचाया है, और ये अनगिनत बच्चों के साथ कनेक्ट में भी रहते हैं, तो इनको पता है कि आगे की जर्नी भी कैसे होने वाली है। सो चलो अपन डिस्कस करना शुरू करते हैं इन सब एक्सपर्ट्स के साथ में। तो सर्स, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है सबसे पहले तो, यार ये जेई 2025 अपना जेई एडवांस का पेपर था, ये पेपर था कैसा, थोड़ा आइडिया दो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कैसा है इस बार? सर इसमें मैं थोड़ा आपको बताता हूँ, बड़ा अलग तरह का एक पेपर कैसा था। ये अपने आप में एक जर्नी है। तो जैसे सर पेपर 1 खत्म हुआ बच्चों का, जैसे हम बात, वैसे बच्चों को मना करते हैं कि हमसे ज्यादा बात मत करो, पर हमसे रहा नहीं जाता, तो हम एक दो बच्चों से कॉल करके पूछ लेते हैं कि ये क्या रिएक्शन है। तो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि पेपर सर कुछ 2024 जैसा ही था, जो कि एक इजी पेपर था, और ऐसा लग रहा था कि कट ऑफ थोड़ी सी 2024 जैसी थोड़ी हायर साइड पे जाएंगी, कि थोड़ा 107 108 नंबर के आसपास अपने को समझ में आ रहा था। लेकिन सर जब इवनिंग का पेपर हुआ और शाम को जब पेपर सॉल्व किया गया, और जब खुद हमने सॉल्व किया, तो फर्स्ट रिएक्शन ये आया कि बच्चे ज्यादा तेज हो गए, अपन स्लो हो गए, पेपर इतना आसान लग भी नहीं रहा। और जब एक्चुअली पूरा पेपर 1 पेपर 2 का डीप डाइव एनालिसिस हुआ, तो सर ये बहुत क्लियर हो गया, ये पेपर काफी हद तक 2022 और 2023 के बीच में कहीं था। 22 बहुत टफ था, 23 थोड़ा सा इजी था, तो इट इज समवेयर इन बिटवीन देम। तो इसको मॉडरेट पेपर बोल सकते हैं, इजी टू इजी। तो ये इस बार की जर्नी रही। और जब बच्चों से भी जब आंसर की दी गई, तो उन्हें पता लगा नहीं, ट्रिकी क्वेश्चंस थे, हमें लग रहा था वो इजी हैं, बट उनमें गलती होने के स्कोप थे। फिजिक्स के अंदर ऐसे 2-3 क्वेश्चन थे कि फर्स्ट शॉट के अंदर ये ऑप्शन अपने को ठीक लग रही है, बट वो एक्चुअली गलत थी। उन्होंने डाली, वो ऐसा जाल डाला हुआ था जो एडवांस का हमेशा वो डालते हैं कि बच्चा फंसे उसके अंदर। तो इट इज इंडीड अ मॉडरेट advanced paper, and the cutoffs will be on the lesser side as per perceived right now. तो समझ में आ रहा है। करेक्ट। तो सर आप लोगों ने, मुझे पता है पेपर खत्म हुआ और आप लोग दिन में भी पेपर सॉल्व कर रहे थे और पूरी रात भर भी पेपर सॉल्व कर रहे थे, एंड आप लोगों ने सबसे पहले इंडिया में आंसर कीज भी रिलीज की थी। तो आई एम श्योर कि आप लोगों ने पेपर को बहुत डीपली एनालाइज किया है। तो सर मुझे सब्जेक्ट वाइज भी बताएंगे क्या आप, कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आप सब हैं यहाँ पे, तो सब्जेक्ट्स के बारे में भी बताइए थोड़ा सा। जैसे एडवांस के प्रिपरेशन मैंने बच्चों को देखा कि वो कई बार वो इंटीजर टाइप पे फोकस इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको ऑप्शन नहीं दिखते। उसको सबसे अच्छा क्वेश्चन लगता है सिंगल टाइप वाला। जो बच्चा इस मानसिकता के साथ पेपर 2 अटेम्प्ट किया होगा, उसने पेपर 2 को बहुत गंदा किया होगा, क्योंकि पेपर 2 में 4 सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चन थे। 4 में से एक ही क्वेश्चन इजिली करने लायक था, वो भी ठीक ठाक लेंदी था। तो अगर बच्चा बायस लिस्ट होके एग्जाम में जाता है, तो 50-60% मार्क्स सर एक डिसेंट लेवल के नॉलेज, डिसेंट लेवल के एप्टीट्यूड और एक एवरेज लेवल के इंटेलिजेंस के साथ बच्चा 50-60% मैथ्स में ला सकता है। तो सर इसमें कंक्लूड कर दो। देखो सर, बच्चा तो बायस के साथ जाएगा, और ये सब वो चीज़ें तो जैसे आपने बोला एज एक्सपीरियंस टीचर तो शायद नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या लगता है मोटा मोटा कि इसमें ये पेपर, जैसे विनय सर ने बताया कि इट्स लाइक मॉडरेटली टफ, तो मैथ्स भी आप बोलते हो कि मॉडरेटली टफ के जोन में है, और जितनी कट ऑफ लास्ट ईयर गई थी मैथ्स में, या जितने बच्चों ने लास्ट ईयर जो मार्क्स लाके जो रैंक्स ली थी, क्या वही सेम पैटर्न फॉलो करेगा इस साल भी? नहीं सर, लास्ट ईयर से मार्क्स थोड़ा सा कम जाएगा, क्योंकि मैं चाहे कुछ भी बोल रहा हूँ, बच्चे में बायस होने वाला है। जैसे चावल कितना पका है, वो उसको इसी चीज से जज करेगा कि सिंगल टाइप का क्वेश्चन कैसा था। तो सिंगल टाइप का क्वेश्चन तो बिल्कुल ही बेकार था। तो लास्ट ईयर से थोड़ा सा कम जाएगा बोल रहे हो? लास्ट ईयर से थोड़ा सा टफर साइड पे है? लास्ट ईयर से सर थोड़ा सा टफर साइड पे, क्योंकि क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी हिसाब से इन लोगों ने रखा है कि जिसमें बच्चा लीस्ट कॉन्फिडेंट है, जनरली बच्चा इंटीजर टाइप में, तो वो क्वेश्चन इजी है, तो बच्चा उसमें एनी उतना कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहा। आंसर 0.75 आ रहा है, पीएनसी का आंसर 762 आ रहा है, उसको ही लगेगा ऐसा तो नहीं कि 762 के बजाय 760 होना चाहिए। तो बट हाँ, एक बात है कि सर जिन बच्चों ने बढ़िया तैयारी की है, जिनका बिल्कुल बेसिक मजबूत है, उनके लिए पेपर बहुत ही रिवॉर्डिंग है। मैं बच्चों को अब और भी मैं स्ट्रांगली पुश करूंगा
कि आप जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं उन सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को डे 1 से लगाना शुरू करो। तो बच्चों ये कंक्लूजन था, अंकित सर ने बहुत डिटेल में पेपर को लगता है सॉल्व किया है, एक एक क्वेश्चन को एनालाइज किया है और कंक्लूजन ये है पेपर लास्ट ईयर से थोड़ा सा टफर साइड पे था। इंटीजर टाइप क्वेश्चंस इजी थे जो कि बच्चे बट कई बार खुद कॉन्फिडेंट होते नहीं है उसको अटेम्प्ट करने के लिए, सो डेफिनेटली दैट डिडंट प्ले इन देयर एडवांटेज एज वेल। तो ये तो मैं मैथ्स का समझ में आ गया, बाकी आप बताइए अब्दुल सर, विनय सर, पाहुल सर, आप बताइए बाकी सब्जेक्ट्स का। थोड़ा सा फिजिक्स में जैसे सर ने बताया कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल जो है वो 2020 के पेपर 22 के पेपर को मैच कर रहा है लगभग। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा पेपर 1 और पेपर 2 बैठ के देखा तो पेपर 2 में थोड़े से नंबर ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले, है ना। 33% का ऑलमोस्ट आई थिंक उसमें वेटेज था। अब मैं उन बच्चों के लिए भी थोड़ा सा बता रहा हूँ जो बच्चे अभी आगे जेईई एडवांस देने वाले हैं। तो मैंने ये देखा कि पेपर भले ही जेईई एडवांस का था लेकिन उसके अंदर इजी क्वेश्चन भी थे और मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन थे। ऐसे भी क्वेश्चन थे जिस क्वेश्चन को जेईई मेंस में देख के बच्चा खुश हो जाता, जैसे कि एक आई थिंक वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन आया था जिसमें लीस्ट काउंट निकलवानी थी। तो ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट में बच्चा 11th में आते ही पढ़ लेता है, मतलब जो बोर्ड लेवल का भी बच्चा है वो भी सॉल्व कर जाएगा जेईई एडवांस का क्वेश्चन। तो ऐसे मैंने जैसे थोड़ा हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन देखा था, या फिर मैं थोड़ा मॉडरेट लेवल पर जाऊं तो हमारा वो जो डिस्क वाला क्वेश्चन आया था जिसमें स्प्रिंग हमारा हेमिस्फीयर के अंदर घूम रहा था, तो वो थोड़ा अच्छे क्वेश्चन में आ जाता। तो मेरा कहीं ना कहीं कहने का मोटिव ये है कि अगर आप ये एनालाइज कर पाते हो कि पहले मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर लूं जो मेरे बस की बात है, मैं टॉपर वाले बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ, तो वो भी कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्मेंस अपने दे पाता है और वो भी अपने अच्छे नंबर स्कोर कर लेगा। तो जेईई एडवांस में आपको भी मालूम होना चाहिए कि हर क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। जो आपके बस का क्वेश्चन है, आप इजी और मॉडरेट लेवल का अगर क्वेश्चन एनालाइज कर पाओगे तो वो कर पाओगे और वहां से आपके लगभग, अगर इस टाइप का आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में भी करा तो आप 40 to 45% स्कोर कर पाओगे। जैसे मैं अभी बैठ के थोड़ा सा एनालाइज कर रहा था, अंडर 3000 रैंक अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको कोई बहुत लंबा चौड़ा स्कोर नहीं करना। आपके 150 से 155 प्लस भी अगर स्कोर आ रहा है तो अंडर 3000 रैंक आ रही है बच्चों की, और इसके अंदर सीएससी ब्रांच हमें ऑलरेडी मिली जाती है। तो ये 40 to 47% का ही तो पेपर आपको सॉल्व करना था। तो पहले आपको बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना है। बहुत डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट भी करोगे तो उसके भी होने के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आप अगर वो स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो कहीं ना कहीं जो आपका सपना है वो डेफिनेटली पूरा होगा। गॉट इट, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि पेपर के अंदर हमेशा सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स होते हैं, गिवन आप सही ढंग से उनको चूज करके पिक एंड चूज योर बैटल, एंड ऐसे क्वेश्चंस आपको हमेशा मिल जाएंगे जो कि आपसे आराम से सॉल्व हो जाए। और पाहुल सर, केमिस्ट्री। मैं एक समराइज करूं अगर कि केमिस्ट्री का पेपर कैसा आया था, बहुत मजा आया। पेपर 1 ऐसा था कि आप करो, आपको लगेगा हाँ थोड़ा थोड़ा जेईई मेन जैसा है, बस जेईई मेन को थोड़ा सा लेयर एक्स्ट्रा डाल दी कि जेईई मेन के एक क्वेश्चन को 4 क्वेश्चन इकट्ठे करके मल्टीपल चॉइस बना दिया वैसा वाला। तो पेपर 1 वाज क्वाइट डूएबल। पेपर 1 में भी 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो जेईई मेन के डिलीटेड सिलेबस में से हैं, जो अब जेईई मेन में सिलेबस आता नहीं है पर जेईई एडवांस में उसके क्वेश्चन आए और बोथ ऑफ दोस क्वेश्चंस आर वेरी डूएबल। बट मतलब आईआईटी ये क्लियर, जेईई एडवांस ने क्लियर कर दिया कि भाई देखो ऐसा है, जेईई मेंस हटाए ना हटाए मैं तो दूंगा भाई। जो भी क्वेश्चन आए डिलीटेड पोर्शन में से वो ऐसे थे कि एनसीईआरटी पढ़ लियो तो हो जाएंगे। तो जेईई एडवांस इज मेकिंग अ पॉइंट कि देखो पढ़ाई करनी तो अच्छे से करो। फिर जब पेपर 2 की बारी आई तो पेपर 2 में शुरुआत आप करो, आपको लगता है अरे यार बहुत सिंपल पेपर है, सब फटाफट से हो जाएगा। जैसे ही इंटीजर टाइप के पास पहुंचते हो दिमाग खराब हो जाएगा। बहुत ही खतरनाक इंटीजर टाइप क्वेश्चन थे, मतलब मेरा भी दिमाग पूरा खर्च हो गया था उनको सॉल्व करने का, और अपन रात को 2-3 बजे सॉल्व कर रहे थे वो पेपर बैठ के जब भी आया। तो इट वाज प्रीटी गुड एंड थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया जाए तो उन इंटीजर टाइप में से भी 50% वर डूएबल इन द एग्जामिनेशन इटसेल्फ। हाफ ऑफ दोस इंटीजर टाइप्स छोड़ के एंड में अगर टाइम बचा वैसे कर सकते थे। तो केमिस्ट्री वाज मच बेटर इन लेवल इन कंपेयर टू लास्ट ईयर। पिछले साल तो बहुत ही इजी सी आ गई थी, इस बार इन्होंने अच्छे से मतलब देव प्रूवन की हाँ भाई जेईई एडवांस का पेपर है। और जिन बच्चों ने पूरा सिलेबस पढ़ा है, डिलीटेड सिलेबस भी पढ़ा है, उनको क्लियर एडवांटेज था। हाँ फिजिकल और इनऑर्गेनिक के ही थे 5 सवाल ऐसे जो डिलीटेड पोर्शन अगर किया हो आपने तो इजीली हो सकते थे। गॉट इट। तो गूगली थी अंकित सर यहाँ पे। तो मैथ्स में इंटीजर टाइप सिंपल थे, केमिस्ट्री में इंटीजर टाइप डिफिकल्ट आ गए, और जैसे कि पाहुल सर ने बताया कि 4-5 क्वेश्चन डिलीटेड सिलेबस से थे, जेईई मेंस के रिलेटेड सिलेबस से। क्या फिजिक्स और मैथ्स में भी डिलीटेड पोर्शन से क्वेश्चंस थे? सर फिजिक्स में तो ऐसा कोई डिलीटेड पोर्शन से तो नहीं आया, बट ये जरूर है एज मेंशन्ड बाय अब्दुल सर कि 40 से 43% एग्जैक्ट मैंने भी एनालिसिस किया था, दोनों पेपर्स का मिला के एवरेज आउट बहुत डूएबल था।
व्हाटएवर वाज आस्क्ड 40% तो बिल्कुल मेन सेंटर की उन्होंने दर्शाया। तो सर अभी अपन इसके बाद नेक्स्ट अब अपन शायद जानना चाहेंगे, क्योंकि आप अब डीप एनालिसिस में एक स्टेप आगे जा रहे हो, तो यहीं से शुरू करते हैं। तो अगर ये डुएबल था तो इसमें क्या रैंक एक्सपेक्ट कर सकता है बच्चा? सर इतने मार्क्स पे, जैसा मैं एज मेंशन बाय अब्दुल सर, ये लगभग 2500 से 2700 के बीच में रैंक आपकी आ सकती है, जिसके अंदर आपको सारे प्राइमरी जो 7 IITs हैं उनके अंदर भी CS छोड़ के बाकी ब्रांचेस मिल सकती है। लास्ट वाली भी नहीं, मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर की जो ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये वाले ब्रांचेस भी आपको मिल जाएंगे। और अगर आप इस 40% से भी मान लो 30% कर पाए, ठीक है, तब भी आपके अगर 110 के आसपास भी अगर मार्क्स बैठ रहे हैं, 115, 120, आप IIT से बीटेक कर पाओगे। मतलब आप IIT बॉम्बे के अंदर लास्ट ब्रांच के अंदर भी जा पाओगे, और ये कहने लायक आप हो रहोगे कि आपने IIT से प्रॉपर 4 साल की बीटेक। तो क्या आप बता सकते हो कि कितने मार्क्स पे क्या क्या रैंक्स की कैटेगरीज हैं जो आप बच्चों को बताना चाहोगे? इस बार सर टॉप 100 जो रैंक है मेरे गणित के हिसाब से, वो अराउंड 265 मार्क्स के आसपास आएगा। 100 अगर मैं टॉप 500 रैंक की बात करूं तो टॉप 500 रैंक इस बार 225 से 230 नंबर के बीच में आना चाहिए। अगर हम टॉप 1500 की बात करें, 1500 के अंदर मेरा रैंक आ जाए, तो वो लगभग 186 के मार्क्स के आसपास आपका आना चाहिए। 2500 से 3000 का जो रैंक है वही 40%, लगभग 150 मार्क्स के आसपास आपका आना चाहिए। और अगर 5000 रैंक की बात करूं कि टॉप 5000 के अंदर मेरा रैंक आ जाए, तो अराउंड 135 मार्क्स के आसपास आपका 5000 का रैंक बनता है। और 7000 रैंक की अगर मैं बात करूं, जहां पे हमें बॉम्बे, मद्रास में लास्ट ब्रांच मिल जाती है, 7000 के आसपास जाती है, वो केमिकल टेक्स ब्रांच। अगर इसकी बात की जाए तो वो 123 से 120 नंबर पे आपका आएगा। और अगर 10,000 की बात करें तो सर वो 110 से 108 मार्क्स के बीच में टॉप 10,000 रैंक आएगा। और अगर लास्ट मैं बोलूं कि जब आखिरी सीट हमें मिलती है, वो 17,000 से 18,000 के रैंक के आसपास जाती है, आखिरी सीट ऑफ आएगी, तो दैट विल बी अराउंड 90 to 92 मार्क्स, वो IIT से सीट ले पाएगा। और अगर इससे नीचे भी मार्क्स आते हैं, मान लो 80 भी आते हैं, 80 भी आते हैं, या 82 मार्क्स भी आते हैं, तब भी वो लिस्ट में नाम ले आएगा और वो कह पाएगा कि मैंने IIT के एग्जाम को भी क्लियर किया। अगर तुम्हें थोड़ा पढ़ाई की है बच्चों, तो दिस इज डुएबल एज पर द एनालिसिस ऑफ ऑल दीज अमेजिंग टीचर्स, राइट? तो बच्चों ये तो इन टीचर्स ने, सर्स ने बताया कि 40-45% मार्क्स भी काफ़ी अचीवेबल थे अगर आपने ढंग से पढ़ा होता तो, राइट? और आप IITs में एक अमेजिंग ब्रांच के साथ टॉप IITs में जाके आप पढ़ाई कर सकते हो। बट सी, मैं खुद एक ड्रॉपर हूँ, तो मुझे पता है कि जब आप 12th में होते हो तो ये सारी की सारी पढ़ाई 11th-12th की एसिमुलेट करके, उस पर मास्टर भी गेन करके, और पेपर के अंदर स्ट्रेटेजाइज भी करके सही ढंग से पेपर को अटेम्प्ट भी कर पाना, यार एट टाइम्स इट इज आस्किंग टू मच। कई बार ये इतनी मास्टरी हमारी नहीं हो पाती। तो आप सब टीचर से पूछना चाहता हूँ, और इनफैक्ट मैं इसी फोरम से बच्चों से भी पूछना चाहता हूँ। बच्चों, तुमसे मेरा सवाल ये है कि तुमने जो ये पेपर दिया, तो क्या ये पेपर तुम्हारे बेस्ट पोटेंशियल को दर्शाता है? इज दिस द मार्क्स दैट यू आर गोइंग टू गेट, और जो पेपर तुमने अटेम्प्ट किया, इज इट डिपिक्टिव ऑफ योर ट्रू पोटेंशियल? ये तुम्हें बताना है, और ये तुम मुझे चैट में लिख के बताओगे, राइट? और आप टीचर से मैं पूछना चाहता हूँ, सर आप लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है? आपने इतने बच्चों को पढ़ाया है, तो वो कौन से जोन के बच्चे हैं जिनको सोचना चाहिए कि मुझे ड्रॉप करना है, या वो कौन से बच्चे हैं जिनको सोचना चाहिए कि बस मेरा तो ये बेस्ट था, अब जो भी रैंक आई है मैं आगे बढ़ जाता हूँ इसके साथ? सर जब एक बच्चे का सिलेक्शन होता है, तब बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी ढोल बाजे बजाते हैं कि यार ठीक है यार, हमारा बच्चा है ना, इतना बढ़िया रिजल्ट आ गया, अच्छा पढ़ाया हमारे टीचर्स ने। इसकी सर एक दूसरी साइड भी एग्जिस्ट करती है। जब एक बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है उसमें गलती बच्चे की होगी, बट इक्वली रिस्पॉन्सिबल टीचर्स भी रहते हैं। हो सकता है कि वो उसको नहीं कनेक्ट कर पाए, या उसको सही टाइम पे धक्का लगा पाए, इंजेक्शन नहीं लगाया। तो इट्स जस्ट लाइक अ फैमिली। जीतेंगे तो जैसे कपल्स में होता है ना, जीते तो एज अ कपल आप जीतते हो, आप हारते हो तो एज अ कपल। ऐसा नहीं होता कि मैं जीत गया और या तू हार गया। दोस्ती में भी ऐसी होता है, जीतेंगे तो दोस्त जीतेंगे, हारेंगे तो दोनों हारेंगे। ऐसे होता है कि एक जीत गया। तो व्हाट आई पर्सनली फील सर, ये जो जर्नी है, इस जर्नी के अंदर ना, ये जो गेम है, ये दोनों साइड से पूरी थ्रॉटल पे चलनी चाहिए। तो होता क्या है, कई बार बच्चे पूरे थ्रॉटल में होते हैं, उन्हें सही टीचर्स नहीं मिलते। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट रहता है, बच्चों की सिलेक्शन ना हो जाए। या कई बार टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, बच्चा उतना पम्प्ड अप नहीं है। तो ये दोनों का एक ज्वाइंट मिशन है। ड्रॉप ईयर में एक चीज तो बहुत पक्की है कि अगर एक बच्चा ड्रॉप ले रहा है तो ये बहुत पर्सनल डिसीजन है, वो लड़ना पूरा चाहता है, उसकी साइड से पूरा है। तो सही टाइम पे अगर सही टीचर्स का मैच हो जाए, वो उसे मिल जाए, तो मुझे लगता है एक एवरेज बच्चा भी बहुत ज्यादा शाइन कर जाता है। ये दोनों जो चीजें हैं, टीचर्स एंड बच्चों, ये दोनों का जब तक मैच ना हो हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सपर्टीज एंड एनर्जी पे, तब तक ये जो रिजल्ट जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, ये वैसे वाले फिर नहीं आता। यही सर, मैं विनय सर की बात को मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा।
बच्चे मेरे से भी सर ये क्वेश्चन बहुत करते हैं कि सर मुझे ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मैं उनसे बस एक ही क्वेश्चन करता हूँ कि अगर आपके अंदर वो एनर्जी और वो कमिटमेंट है कि 1 साल तक आपको किताबों के साथ जूझना है, इस सपने को कि उसके बाद में आपको आपका मन पसंदीदा कॉलेज मिल जाएगा, तो उस केस में आपको ड्रॉप लेना चाहिए। अगर आपको लगता है नहीं अभी से आपको कॉलेज में जाके मस्ती करनी, भले नीचे के लेवल का कॉलेज मिल जाए, आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सर देखिए मैंने भी ड्रॉप लिया था ना, तो जब मेरा ड्रॉप लिया था उस टाइम पे मुझे बहुत ही नॉर्मल लेवल का कॉलेज मिल रहा था, बट फिर मुझे लगा ये नॉर्मल लेवल का कॉलेज जाके मस्ती तुरंत शुरू होने वाली है। बट मुझे लगा कि अगर मैं किसी अच्छे कॉलेज में जाता हूँ तो वो कम से कम वो एक प्राउड मोमेंट होता है, राइट। मेरे मम्मी पापा मेरे भाई बहन सब लोग बोलते हैं कि मेरा भाई मेरा बेटा IITian है, मेरी वाइफ बोलती है कि मेरा हस्बैंड IITian है। तो फिर मुझे एक चीज लगता है कि ये तो बहुत लॉन्गर टर्म की चीज हो गई ना, कि शायद एक IIT NIT नेशनल लेवल के कॉलेज में जाना, वो टैग आपके साथ सर बहुत लंबे समय तक रहता है। भले उस टैग से आपको प्यार ना हो, बट आपसे जो लोग प्यार करते हैं, आपके परिवार वाले, आपके दोस्त, उनको उस टैग से बहुत प्यार होता है। तो कहीं ना कहीं मैं सर थोड़ा सा पुलकित सर में इंक्लाइंड रहता हूँ इस सेंस में कि बच्चे को मैं मोटिवेट करूं कि एक बढ़िया चीज के होने में टाइम लगता है, और अगर आपको लगता है कि 1 साल अगर आपके अंदर एनर्जी है खुद को झोंकने की, खुद को जलाने की, खुद को तपाने की, तो उस केस में आपको ड्रॉप ले लेना चाहिए। और विनय सर एक बात बहुत इंटरेस्टिंग बोल रहे थे कि टीचर का गाइडेंस और ओवरऑल बच्चे का एनर्जी लेवल दोनों मैच करना चाहिए। मैं लास्ट ईयर अगर मैं प्राइम बैचेस की एक बात बताऊं, एक मेरा बैच था जो कि प्राइम बैच था। प्राइम बैच में सर हर क्लास के बाद में पुलकित सर मैं बच्चों को सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चन भी होमवर्क देता था, मोर देन वन भी देता था, मैं इंटीजर टाइप भी देता था। वो अलग बात है बहुत सारा बच्चा उसको नहीं करता था, बट मतलब एज ए टीचर मैं डे 1 से लेके चल रहा था। वो सर इंटीजर टाइप वाला कितना % बच्चा क्वेश्चन करता है, बहुत ही कम करता है ना, बट मेरा एफर्ट सर उसमें कभी डाइल्यूटेड नहीं। तो जो सर मैं जो वेदांतु का जो मुझे ओवरऑल जो इकोसिस्टम पता है ना, उस इकोसिस्टम में टीचर के अंदर का एनर्जी, टीचर के अंदर का कॉन्फिडेंस, या टीचर की तरफ से कितना इनपुट जाना चाहिए पढ़ाई लिखाई को लेके, उसको लेके सर मैं बहुत ही सुप्रीमली कॉन्फिडेंट रहता हूँ। तो देखो बच्चों, अगर आपको लगता है कि 12th तक आप अपने बेस्ट पोटेंशियल पे हर बच्चा पहुंच गया होगा, तो ऐसा नहीं होता। यू नो, इट्स एट टाइम्स 2 years इज नॉट इनफ फॉर यू टू अटेन योर बेस्ट पोटेंशियल। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, आप भी अंदर से जानते हो कि आपने खुद से कितना टाइम वेस्ट किया है और कितना टाइम यूटिलाइज किया है पढ़ने में। इसका आंसर आप खुद जानते हो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। पहले तो 2 साल सफिशिएंट होते नहीं है, और सफिशिएंट होते भी हैं तो आप लोग पूरी मेहनत उसमें कर नहीं पाते हो। अब जाके आपकी ट्यूबलाइट जलती है कि शिट, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी यार अगर मैं अच्छे कॉलेज में नहीं गया तो। अगर ये ट्रुथ है, और जैसे अंकित सर ने कहा, अगर आप खुद को अब ये समझने के बाद अगर आप खुद को तपा के जला के मेहनत करने के लिए तैयार हो, 1 year इज नॉट अ वेस्ट, 1 year इज यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम। मतलब वॉट एवर बेस्ट दैट यू कैन अचीव, वो अचीव करने के लिए 1 साल देना कोई बुरी बात नहीं है। इनफैक्ट हम में से कई लोग ड्रॉपर्स हैं, वो मैटर नहीं करता, बट मैटर ये करता है कि फाइनली हम पहुंचे कहाँ पे। ठीक है। सो पाहुल सर, अब्दुल सर, आपके क्या व्यूज है? If a student is deciding whether to take a drop year or not, simply ask yourself, क्या मैं खुश हूँ अपने रिजल्ट से? Give it 1 more year. 1 साल और देने में आपका कोई ऐसा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। थोड़ा सा स्ट्रेस ज्यादा होगा, बट वो स्ट्रेस आपको अपने गोल की तरफ पुश भी करेगा। सो डेफिनेटली इट्स अ गुड गेज। अगर आप खुश हो अपने आप से तो चलो आगे बढ़ो जिंदगी में, नहीं हो तो फिर 1 साल ड्रॉप कर लो। और जैसे विनय सर ने बोला, बढ़िया टीचर मिल जाए तो क्रैक तो हो ही जाता है। And I'm sure Pulkit sir will agree to this idea that I have developed in the last few years, that cracking IIT is just an algorithm. मतलब अगर आप वो एल्गोरिदम फॉलो करते हो तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। Actually, you need not be a genius to crack IIT, is what Paul sir is saying. बिल्कुल स्टैंडर्ड पैटर्न्स होते हैं, अगर आप फॉलो करते जाओ, मेहनत करने का एक, पढ़ने का एक तरीका फॉलो करते जाओ, किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं, जो टीचर्स आपके गाइड, अच्छे टीचर्स हैं तो आपको बिल्कुल गाइड करेंगे, कहाँ पे टाइम देना है, कहाँ पे टाइम देना है, चुपचाप फॉलो करते जाओ। इट्स एन एल्गोरिथम, क्रैक हो जाएगा IIT आराम से। मैं विनय सर, पाहुल सर, अब्दुल सर, मैं लास्ट ईयर भी इन टीचर्स के साथ पढ़ा चुका हूँ। इनका जो टीचिंग के टूवर्ड्स जो पैशन है, उस पैशन का 25% बच्चा अपने पढ़ाई के टूवर्ड्स अगर रेप्लिकेट कर लेना, IIT क्लियर कर ले जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। आपको जो विनय सर का फिजिक्स के टूवर्ड्स पैशन है, वो आपको 100% भी नहीं मैच करना। इनका जो पढ़ाने के टूवर्ड्स पैशन है, उसका 1/4 पैशन अगर आप पढ़ने के टूवर्ड्स लगा दो तो आप IIT क्लियर करते जाओ। यस। तो स्पेशली उन बच्चों के लिए जो अभी जस्ट जैसे कि 12th क्लास में थे और उन्होंने फर्स्ट टाइम ही जेईई मेंस या फिर जेईई एडवांस दिया है, तो उन बच्चों के लिए मैं बोलूंगा कि भाई अगर तुम लाइफ को लेके सीरियस हो
या फिर तुम्हारा कहीं ना कहीं सपना है आईआईटी में जाने का या फिर कोई बहुत अच्छे कॉलेज में जाने का और तुम्हें अभी नहीं मिल पा रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी आपने एक अटेम्प्ट दिया है और वो आपको भी मालूम है कि वो जो आपने हथौड़ा मारा है वो पूरी ताकत से नहीं मारा है। तो ऐसा ना हो कि पूरी जिंदगी भर रिग्रेट रहे कि यार मेरे पास एक ही हथौड़ा था और मैं जितनी जोर से मार सकता था, मेरी जितनी ताकत थी, कैपेसिटी थी, मैंने अपना पोटेंशियल दिखाया भी नहीं और मैं हार मान के कोई भी अदर स्ट्रीम को मैंने चूज कर लिया। भले ही तुम्हारा सिलेक्शन हो या नहीं हो यार, वो तो तुम्हारे हाथ में, या फिर नसीब की बात भी कह सकते हैं। तुम्हें कम से कम अपने एंड से तो पूरे एफर्ट मारना चाहिए। दूसरी बात ये कि जब तुम पूरे साल एक सीरियसनेस के साथ, उस मैच्योरिटी के साथ जब तुम पढ़ते हो तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट बच्चे के अंदर पर्सनैलिटी लेवल पर आ जाता है। भले ही तुम्हारा आईआईटी के अंदर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन एक साल के अंदर तुम अपने आप को, वो कहता है ना कि अपने जमीर को गिरा के जो भी चीजें हैं, जो भाई तुम्हें शादी में जाना है, दोस्तों के साथ घूमना है, वो सारे के सारे सेक्रीफाइस करके जब तुम पढ़ने बैठते हो तो वो चीज तुम्हें मैच्योर बनाती है, वो तुम्हें स्ट्रगल करना सिखाती है आने वाली जिंदगी में। इसलिए मैं कहता हूँ कि बच्चों को एक बार ड्रॉप लेना चाहिए, लेकिन वही बच्चा ले जो सीरियस है, जो हल्के में मजे में लेने वाला ड्रॉप है। तो मेरी राय उसमें नहीं रहेगी। मतलब कहीं ना कहीं एज अ ऑर्गेनाइजेशन में बोलूं तो हमारा नुकसान है कि कोई बच्चा अगर ड्रॉप नहीं लेता, लेकिन मैं एडवाइस करता हूँ कि भाई तुम ड्रॉप मत लेना, क्योंकि अगर जब तुम सीरियस ही नहीं है तो एक साल बर्बाद भी करके तुम क्या ही कर लोगे। और ज्यादातर बच्चों को मैं ऐसे भी देखता हूँ कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका पहला अटेम्प्ट अच्छे से नहीं हो पाता। तो जब आपको लगता है ना कि मैं तो सब कुछ हूँ, तो फिर वो बंदा टीचर के साथ, जैसे अभी विनय सर बोल रहे थे, वो कनेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आपको ब्लाइंडली तो देखो किसी न किसी को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। कोई तो आपके पास होना चाहिए जो आपका हाथ पकड़ के आपको कॉलेज तक पहुंचाए। तो गाइडेंस बहुत जरूरी होती है बड़ों की, जो खुद ही पर और खुदा पर यकीन रखता है और अपनी सोच में और अपने जहन में ईमानो दीन रखता है। तो फलक की सारी उड़ानें उसी की होती हैं जो अपने पाँव के नीचे जमीन रखता है। सर, एक जो बच्चों को फियर जो लगता है ड्रॉप लेने में, ऐसे बच्चों को आप क्या बोलते हैं? मैं ऐसे बच्चों को बोलता हूँ भाई तू मत कर, ठीक है, क्योंकि देखो जिसको पता है कि असली मायने में पढ़ाई क्या होती है वो कभी ऐसी बातें नहीं बोलेगा। यार जिस जेई का पेपर एक बार दे चुके हो, पढ़ाई की वैल्यू क्या होती है तुम्हें समझ में आ चुकी है, पेपर का पैटर्न अब तुम्हें धीरे धीरे समझ में आ रहा है। इट्स प्रिटी ऑब्वियस कि अगर तुम मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे तो मार्क्स ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं आ सकते, अनलेस अनटिल तुम उस दिन बीमार पड़ जाओ या कुछ ऐसा हो जाए। बट यू कांट प्लान योर लाइफ फॉर दैट, राइट? यू प्लान योर लाइफ फॉर व्हाट बेस्ट कैन यू डू। अब उस दिन कुछ हो गया, बाढ़ आ गई, तुम पेपर देने नहीं जा पाए। इनफैक्ट मेरे भाई के साथ हुआ था, उसने यही कहा था जो आप सब बोल रहे हो। उसने ड्रॉप लिया था और उसने 12th के बाद मुझे क्लियरली कहा था भैया मेरा अटेम्प्ट जो है ये बेस्ट नहीं है मेरे हिसाब से, तो मुझे एक साल देना है। उसने ड्रॉप ईयर में पेपर दिया और पेपर के टाइम जो बबल्स भरने होते हैं ओएमआर के अंदर, क्वेश्चंस कर लिए थे बट भर नहीं पाया सारे, और करीबन 10-15 नंबर के उसके बबल भरते भरते छूट के जब इन्विजिलेटर ने पेपर ले लिया तो उसकी करीबन 4000 रैंक आई, जो कि 12th की रैंक से करीबन थोड़ी ऊपर थी, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं थी। बट जब मैं उससे आज बात करता हूँ बोलता भैया मेरे को रिग्रेट नहीं है, जैसे अब्दुल सर ने कहा मेरी खुद की चॉइस थी, मैंने डिसीजन लिया और मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया एंड आई एम मोर कॉन्फिडेंट अबाउट लाइफ नाउ एंड ही इज डूइंग ग्रेट। मेरे जो साथ के मेरे दोस्त हैं, जो अपने मेरे को फाउंडर्स भी हैं, आनंद सर, राइट, मुझे कॉलेज में मिले, मेरी वाइफ मुझे कॉलेज में मिली। तो भाई मेरी लाइफ में तो उस कॉलेज का बहुत बड़ा रोल रहा। अगर मैं ड्रॉप नहीं लेता तो मुझे वो नहीं मिलता, मेरी लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता। मैं 39, 40, 41, इससे मेरी लाइफ में कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा और ना ही किसी और को पड़ रहा है। ये मेरे पिताजी हमेशा मुझे बोलते होते हैं कि कभी भी ना हम जीवन में, जैसे बच्चे आजकल सुसाइड भी बहुत करते हैं, जनरल बात मैं कर रहा हूँ बच्चों, एक बार जब बहुत स्ट्रेस एंग्जाइटी फील हो रही हो ना, तो आप नोटिस करना ये तब होता है हमें जब हम ना बहुत नैरो सोच रहे होते हैं, हम सिर्फ उस मूवमेंट को सब कुछ मानते हैं, यही है, ये खराब हो गया, जेई का पेपर खराब हो, हम बहुत नैरो सोचते हैं। तो कभी कभी ऐसा एंग्जाइटी, एक्सट्रीम प्रेशर लाइफ में फील हो, मेरी बात याद रखना, उस वक्त तुम सोच वो छोटा रहे। यही अगर तुम लाइफ को एक लंबे स्पेक्ट्रम में देखो, ब्रॉड रनवे में देखो, तो तुम्हें वो इवेंट बहुत छोटा लगेगा। कभी 10th में, 5th में, किसी क्लास में फेल भी हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है? मतलब आज की डेट में अब देखो, सर ने 1 साल लगाया, पुलकित सर, अगर वो ना लगाते, वो नैरो सोच रखते, आज फाउंडर ना होते, ठीक है ना, अंकित सर आज इतने अच्छे टीचर ना होते। तो ये लंबा सोचना है, सोच बड़ी रखनी है, परिस्थितियां कोई भी हो, ड्रॉप करो ना करो वो तुम्हारी चॉइस है, सोच बड़ी रखो जीवन में। पहली चीज तो वही है जहां से जीवन आगे बढ़ेगा। और दूसरा, जो भी डिसीजन ले रहे हो, स्टैंड बाय योर डिसीजन एंड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन डिसीजन, ठीक है। ये नहीं किसी और ने बोल दिया तो भाई साहब ले लिया हम लोगों ने, ठीक है, नहीं ले। पाहुल सर ने बिल्कुल सही बात, भाई नहीं हो रही पढ़ाई और लगता है कि नहीं हो सकती, सो बी इट, मतलब भाई चले जाओ जहां जा रहे हो वहां पे ठीक कर लेना फिर, ठीक है, बट स्टैंड बाय योर डिसीजन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि बाद में जाके किसी को तुम बोल रहे हो कि तो मैंने तो पहले ही कहा था मेरा नहीं होने वाला, जबरदस्ती मुझे धक्का देके भेज दिया था, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए।
मैं एक सर मंथन बैच की बात बता देता हूँ बच्चों को। अगर आपका अगर मन बनता है ड्रॉप करने का, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मंथन बैच का लिंक दिख रहा होगा। मैं सबसे, चलो टीचर्स तो आप देख ही रहे हो जो भी आपको सब हम पढ़ाएंगे, सबसे यूनिक बात जो मैं बच्चों को बोलता हूँ ड्रॉप ईयर में, कहीं भी ज्वाइन करो, यहाँ करो, जहां मन है वहां करो, ये मेक श्योर करो, ये पूछो जरूर सिलेबस कब खत्म होगा। क्योंकि ड्रॉपर्स का सबसे बड़ा पेन ये होता है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट को फाइनल अटेम्प्ट की तरह नहीं दे पाते। मंथन बैच में जैसे अंकित सर आपको बता रहे थे, लास्ट ईयर हमने दिसंबर एंड में सिलेबस पूरा 11-12 का डिटेल्ड में लेक्चर पे लेक्चर खत्म कर दिया था, और बहुत सारे बच्चे फिर जनवरी अटेम्प्ट को फाइनल अटेम्प्ट की तरह दे पाए, और आज वो एडवांस को बहुत अच्छा करके गए। और इस साल अंकित सर हमने और सरप्राइज किया है, इसे और एक्सपीडिएट किया है। हमने मंथन बैच थोड़ा पहले अर्ली स्टार्ट कर दिया है, और इस बार का जो टारगेट है वो है नवंबर एंड। तो हम नवंबर एंड में पूरा 11-12 का सिलेबस डिटेल के अंदर खत्म करेंगे, ताकि 2 महीने फिर आप प्रॉपर मतलब अपनी फाइनल अटेम्प्ट को फर्स्ट अटेम्प्ट की तरह कंसिडर करके उसके बाद आप आईआईटी की एडवांस की तैयारी पे लगना है। परफेक्ट। आई मीन दिस दैट शुड बी द प्लान। और हर साल अपन करते आ ही रहे, वी हैव मास्टर्ड कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, ड्रॉप ईयर में किस तरीके से प्रिपेयर करना है, और सबसे अच्छी बात है कि सब उनका मेंटल वेलनेस कैसे सही रखना है। क्योंकि ड्रॉप ईयर में क्या होता है ना, प्रेशर आ जाते हैं, अकेलापन होता है। वो अब तो इंस्टाग्राम का ज़माना है, तो मेरे दोस्त जो मेरे साथ पढ़ रहे थे, अब वो इंस्टाग्राम पे कॉलेज की मस्ती की वीडियोस और फोटोज़ लगा रहे हैं, तो बहुत डिप्रेशन हो जाता है। तो ऐसे में आई मीन मैं एटलीस्ट वेदांतु के टीचर्स का तो बोल सकता हूँ कि हम सब लोग आपको इस पढ़ाई के इस दौरान में टू कीप यू पॉजिटिव, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये पर्सनैलिटीज़ ही ऐसे हैं टीचर्स की, आप देख रहे हो राइट, खुद खुश मिजाज हैं, खुद पॉजिटिव हैं, एंड दे विल ऑलवेज कीप यू पॉजिटिव एज वेल। तो बच्चों, सो आई होप दिस वाज अ वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। आपको समझ में आया कि जेईई का पेपर इस साल कैसा था, आप क्या रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हो, और आपको ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं, उसके डिसीजन मेकिंग पैरामीटर्स आपके लिए क्या होने चाहिए, ठीक है। बट बच्चों, जो भी हो, वी आर देयर इन एवरी सिनेरियो, एवरी सिचुएशन विथ यू। हम आपको आगे ये भी बताएंगे कि कौन सी रैंक पे कौन से कॉलेजेस आपको मिलेंगे, उसमें कौन सी ब्रांचेस आप ले सकते हो, उनका लाइफ में आगे अपॉर्चुनिटीज़ और ऑप्शंस क्या होंगे, ये सब हम आपको बताएंगे। और अगर आप ड्रॉप लेने में इंटरेस्टेड हो तो वी आर देयर फॉर यू इन विथ अवर होल हार्ट। और मंथन बैच की डिटेल्स आपको लिंक में मिल भी जाएंगे, राइट? क्यों अंकित सर, अब्दुल सर, राहुल सर? मैं तो सर बहुत ही ज्यादा एक्साइट हूँ इस बैच में पढ़ाने के पर्सपेक्टिव से। जैसे मेरा एक पढ़ाने का तरीका था, एक थ्योरी चलती थी कि बच्चों को हॉलिस्टिकली सब कुछ कवर कराना है, ज्यादा कंटेंट कराना है, थोड़ा सा एग्जाम से टफ लेवल पे कराना है। तो वो जो जेई मेन या एडवांस का जो मैथ्स का पेपर दिखता है, वो जस्टिफाई करता है उस बात को कि आपको थोड़ा सा अच्छे लेवल पे चीजों को कराना होगा। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जो भी ड्रॉप वाले बच्चे हैं, उनके लिए मैं एज ए टीचर, एज ए मैथमेटिक्स टीचर, मैं अपना 100% में देने वाला हूँ कि जिससे जो भी तुम्हारा सपना हो, मुझे पता है कि तुम्हारे पूरे गाँव, पूरे विलेज का सपना होता है, एक बच्चे का सपना, तो वो सपना पूरा करने में एज ए टीचर मेरी तरफ से कोई कमी नहीं होगी। जो मेरा पुराना बच्चा है जो कॉलेज लेने वाला है, उसको भी सर कोई सपोर्ट या कोई गाइडेंस चाहिए, तो मैं बाकी सारे वेदांतु की टीचर, पूरी वेदांतु फैमिली आपके साथ में है। और बस मैं बच्चों को ही बोलूंगा कि ओवरऑल तुम खुश रहो और तुम्हारा जिंदगी में भला हो, और तुम हमेशा जो तुम्हारे सपने हैं उससे अच्छा तुम्हें हमेशा मिले। ऑसम बच्चों, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आवर ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू।